इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के अध्याय 11वां जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल उसके बारे में चर्चा करेंगे। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में क्या है, तो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा आती है। उससे पहले एक थोड़ा बेसिक देख लो। एक बात आती है वृत्त, तो वृत्त क्या है सबको मालूम है। असंख्य बिंदुओं का ऐसा समूह है, यहाँ पर असंख्य बिंदु है, उनका समूह है जो किसी निश्चित बिंदु से समदूरस्थ है। असंख्य बिंदुओं का ऐसा बिंदु पथ जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं, वो कहलाता है वृत्त। तो वृत्त के बाद जो निश्चित बिंदु है उसको कहते हैं वृत्त का केंद्र बिंदु। तो ये हो जाएगा वृत्त का केंद्र, जिसको ओ से दर्शाते हैं। और जो समदूरस्थ यानी समान दूरी है असंख्य बिंदुओं की उस निश्चित बिंदु से, उसको कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। तो जैसे ओ ए वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या इसमें कितनी की, तो सब लंबाई में समान होती है। और एक बात आती है जीवा। तो जीवा से पहले जैसे देखो ए बिंदु और बी बिंदु, इनके बीच का जो ये परिधि का भाग है इसको कहते हैं चाप। परिधि का भाग है उसको क्या कहोगे, चाप कहोगे। जैसे ए बी चाप, और त्रिज्या हो गई ओ ए। इसी तरीके से ओ बी त्रिज्या है। जीवा क्या होगी, तो परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को अगर मिलाने वाला कोई रेखाखंड है, जैसे ए बी, तो ए बी है वो जीवा है। परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है वो वृत्त का व्यास होती है, उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। अब उसके बाद एक वृत्त में अगर जैसे दो त्रिज्या आ जाती, एक वृत्त का केंद्र बिंदु ओ, जैसे इसमें देख लो ओ बिंदु, परिधि पर स्थित बिंदु ए और बी, तो ओ ए वृत्त की त्रिज्या है। अब जैसे एक त्रिज्या ने इस वृत्त को किसी भी हिस्सों में नहीं बांटा है, लेकिन जैसे दो त्रिज्या खींची जाती है तो ये वृत्त को दो भागों में बांट देती है। ये छोटा भाग है, ये बड़ा भाग है। उसको समझने से पहले जैसे देखिए, जो ए से बी तक परिधि का हिस्सा है उसको कहते हैं हम चाप। और आपको यहाँ पर 10th क्लास के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट छोटा सवाल पूछा जाता है चाप की लंबाई से संबंधित। तो अगर आपको एक और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी, तब ये वृत्ताकार दूरी है, वक्राकार दूरी है, जिसको रेखाखंड स्केल वगैरह से नहीं माप सकते। तो चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, तो जैसे वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, आपको ज्ञात हो वृत्त की त्रिज्या आर, तथा जो चाप है ए बी वो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है। अगर उस कोण की माप भी ज्ञात है, ए और बी सिरे के द्वारा केंद्र पर, जैसे यहाँ कोण बन रहा है थीटा डिग्री, पी डिग्री, कुछ भी मिले लो, तथा त्रिज्या द्वारा या चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। जैसे चाप की लंबाई ज्ञात करनी हो तो चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ज्ञात हो, अंतरित कोण थीटा ज्ञात हो, तब सबसे पहले पूछा जाता है चाप की लंबाई। और कभी कभी क्या है, इससे संबंधित सवाल एमसीक्यू में एबीसीडी वाले पहले ही सवाल में आ जाता है। और चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए जैसे देखो, है तो ये पूरी परिधि का हिस्सा, और परिधि हम किस सूत्र से निकालते हैं, 2 पाई आर से। परिधि हम ज्ञात करते हैं 2 पाई आर से। और हमें ये मालूम नहीं कि इस पूरी परिधि का कौन सा भाग है, लेकिन पूरी परिधि का जो कोण है वो इस केंद्र के चारों तरफ कितने का बनता है, 360 का। तो अगर हमें कोण ज्ञात करना है, पूरी परिधि है 2 पाई आर, लेकिन पूरी पाई 360 डिग्री कोण बनाती परिधि, उसमें से अगर 60 डिग्री का, 80 डिग्री का, 100 डिग्री का कोण चाप बना रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, 360 में से कितने डिग्री का कोण बन रहा है, जैसे थीटा डिग्री बन रहा है, कितने में से, 360 में से, तो इसका गुणा करना, मतलब 2 पाई आर का थीटा बटे 360 है, वो है चाप। तो ऐसे मतलब जैसे 1/4 हो तो चौथा भाग निकालते हैं, 1/3 हो तीसरा। हमें तो मालूम नहीं होता है कि ये 1/3 है, 1/4 है, कौन सा है। अर्धवर्त वगैरह हो, चतुर्थांश हो तो चौथा हिस्सा भी ले सकते हैं, आधा भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये सूत्र बन जाता है चाप की लंबाई का, 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360। बिना रटे आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। क्या करोगे, परिधि है उस सूत्र का सीधा 360 में से कितने डिग्री का कोण है, जैसे थीटा डिग्री का, कितने में से, 360 में से, तो थीटा बटे 360 धीन से गुणा कर लो। अब ये सूत्र कभी कभी परीक्षा में दे देते हैं, और हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, तो 2 से 360 डिवाइड हो रहा है 180 बार, तो एक नया सूत्र यहाँ से क्रिएट हो जाता है,
वो है पाई आर इंटू थीटा बटे 180, या गुणा का चिन्ह वगैरह हटा करके डायरेक्ट लिखूं तो चाप की लंबाई का छोटा सूत्र बन जाता है 2 पाई आर बटे 100, सॉरी पाई आर थीटा बटे 180। ये भी पूछा जाता है, ये भी दोनों चाप की लंबाई के हैं, लेकिन ये सरलतम है। तो अगर 2 पाई आर थीटा बटे 360 आता तो भी चाप की लंबाई का सूत्र है, और पाई आर थीटा बटे 180 आता तो भी चाप की लंबाई का सूत्र है। इस तरीके से चाप की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। अब त्रिज्या आर दे दी जाए और कोण थीटा दिया जाता है, तो बस मान रख करके हल ही तो करना है। जैसे एक वर्ग की त्रिज्या आर बराबर 7 सेमी है और कोण थीटा 60 डिग्री है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दो पाई का मान 22/7 है, आर का मान 7, थीटा 60 डिग्री और बटे 180 डिग्री। बस 7 से 60 डिवाइड हो गया, 60 से 180 डिवाइड हो गया 3 बार, 22/3 सेमी। मान सेमी में है तो बस ये चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई के बाद अगला पॉइंट आता है, जैसे एक चतुर्थांश। तो पूरी परिधि का हिस्सा है, चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा है। वैसे व्यास होता है वो 2 अर्धवर्त में बांटता है, तो अर्धवर्त में पूरा चाप होता है वो आधा होता है। तो उसका तो पूरी परिधि अगर 2 पाई आर है तो उसका सीधा 2 का भाग दे दो, यानी इसका आधा है। अर्धवर्त का चाप पूछा जाए कभी तो, यानी एक अर्धवर्त जिसकी त्रिज्या आर सेमी है और उसके द्वारा जो अर्धवर्त का चाप है उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अर्धवर्त के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी सूत्र आ जाएगा पाई आर अर्धवर्त का चाप। लेकिन अर्धवर्त की परिधि का सूत्र ये नहीं है, परिधि क्या है पाई आर प्लस 2 आर। अब उसके बाद अर्धवर्त की बात छोड़ दो, चतुर्थांश की बात आए तो चतुर्थांश यानी चौथा हिस्सा है, पूरा 360 डिग्री कोण है, तो चौथे हिस्से के अंदर कोण कितने का बनता है 90 डिग्री का। तो वहां पर आप थीटा ले सकते हैं 90 डिग्री, या इसी सूत्र 2 पाई आर का 1/4 चौथा हिस्सा निकाल दो तो आ जाता है पाई आर बटे 2। ये चतुर्थांश की चाप की लंबाई। अब यहां से आगे आता है त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड क्या है, तो वर्ग की दो त्रिज्या और ए से बी तक संगत चाप, इससे एक ज्यामितीय आकृति बनी, बंद वक्र बना। ये जो बंद वक्र बनता है ए ओ बी, इसको कहते हैं त्रिज्यखंड। यानी वर्ग की दो त्रिज्या और संगत चाप मिल करके वर्ग को दो भागों में बांटते हैं। एक तो है संगत लघु चाप के साथ ये, और दूसरा दीर्घ चाप के साथ ये भाग, यहां से यहां तक। तो अगर चाप लघु है यानी दो त्रिज्याओं तथा संगत लघु चाप से घिरा हुआ क्षेत्र है या परिबद्ध क्षेत्र है, उसको कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। और संगत दीर्घ चाप से परिबद्ध क्षेत्र है तो उसको कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। अब जिस प्रकार से वर्ग की त्रिज्या आर और केंद्र पर अंतरित कोण थीटा ज्ञात हो, तो चाप की लंबाई निकाली, वैसे ही लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल की बात आती है, चाप की लंबाई के अंदर हमने 2 पाई आर रखा था। अब बारी आएगी क्षेत्रफल की, और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है पाई आर स्क्वायर। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब पूरे वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं कितना है पाई आर स्क्वायर, लेकिन उनमें से इस हिस्से का क्षेत्रफल कितना है वो निकालना हो तो पूरे हिस्से का ये चौथा भाग है, तीसरा है, पांचवा है, कौन सा भाग है मालूम नहीं है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जैसे कोण 80 डिग्री दिया हुआ है तो 360 डिग्री का टोटल क्षेत्र है, उसमें से 80 डिग्री का क्षेत्र किसके पास है त्रिज्यखंड के पास, लघु त्रिज्यखंड के पास। तो सूत्र क्या बनेगा पाई आर स्क्वायर पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, उसका किससे गुणा करेंगे 80/360 से। अब 80 तो मैं उदाहरण के लिए दे रहा, लेकिन अगर कोण ज्ञात नहीं है तो उस स्थिति में थीटा/360। तो ये सूत्र बना सकते हैं इस तरीके से। अब इसको जब लिखा जाता है व्यवस्थित रूप से तो पाई आर स्क्वायर थीटा/360 लिखा जाता है, संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो एक तो याद रखने की जरूरत नहीं, बनाने का तरीका से कर रहा हूं, एक बार और देख लो। जैसे त्रिज्यखंड का निकालना है, त्रिज्यखंड खुद का कोण कितने डिग्री का होता है 360 में से, उससे एक भिन्न बना लो और उसका पूरे कुल क्षेत्रफल से गुणा, यानी पूरे वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, इसका कौन सा हिस्सा त्रिज्यखंड के पास है 80 डिग्री का हिस्सा है, जैसे उदाहरण के तौर पर तो बटे 360, और कोण ज्ञात हुई तो थीटा डिग्री का हिस्सा इसके पास है, तो थीटा/360। तो सूत्र बन जाता है पाई आर स्क्वायर थीटा/360। अब लघु त्रिज्यखंड का ज्ञात और हमें पूछा जाए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का दिया हुआ है, दीर्घ त्रिज्यखंड का पूछे तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है,
उसमें से अगर आपने लघु का निकाल दिया, जैसे पूरे वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी और उसमें से लघु का 40 वर्ग सेमी, पीछे दीर्घ का कितना रहता है 60, 100 में से 40 घटाया। उसी तरीके से पूरे वर्ग का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, उसमें से लघु का घटा लो, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। लघु त्रिज्यखंड का निकाला आपने क्षेत्रफल और उसको पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा दो, तो ये बन जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ त्रिज्यखंड के बाद बारी आती है वर्तखंड की। तो पहले तो ये समझ लो वर्तखंड खुद किससे कहते हैं, तो एक वर्त की दो त्रिज्याओं से त्रिज्यखंड बनता है, लेकिन एक वर्त की जीवा भी वर्त को दो हिस्सों में बांटती है, एक लघु है तो छोटा हिस्सा, दूसरा दीर्घ बड़ा हिस्सा। अब जीवा और संगत चाप से ये जो भाग है घिरा हुआ, इस भाग को क्या कहते हैं, वर्तखंड। जीवा तथा संगत चाप से परिबद्ध क्षेत्र है वो वर्तखंड कहलाता है। अब चाप के सिरे के द्वारा केंद्र पर कोण थीटा डिग्री बनाया जा रहा है, वर्त की त्रिज्या आर है। तो जैसे देखिए लघु वर्तखंड, छोटे चाप के साथ ये लघु वर्तखंड और ये जीवा और बड़ा चाप दीर्घ वर्तखंड। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल त्रिज्या आर और कोण थीटा दिया हो। तो पहले जैसे देखो अभी इस चित्र को, यहां से यहां तक पूरा त्रिज्यखंड है और इस त्रिज्यखंड में से समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है। और समद्विबाहु का जिसके कोण अलग अलग होते हैं, भुजाएं, ऐसी स्थिति में पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये क्यों रखा, क्योंकि ये किसका हिस्सा है, त्रिज्यखंड का ही हिस्सा है, उसमें से भी एक छोटा भाग है। तो त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का यहाँ ऐसी स्थिति के अंदर कोण जब पता हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं आर स्क्वायर बट्टा 2 साइन थीटा, यानी जो भी कोण है उसमें साइन का मान, जैसे कोण 60 डिग्री का है दिया हुआ, तो वहां पर साइन 60 का मान रखना है √3/2। कोण 45 डिग्री का है तो वहां साइन 45 का मान रखना है, जैसे 1/√2। कोण 120 डिग्री का है तो वहां साइन 120 डिग्री का मान रखना है, तो साइन 120 का मान भी √3/2। इस तरीके से अगर कोण 135 डिग्री का है तो साइन 135 का मान रखोगे, वो आ जाएगा 1/√2। 150 का है तो 1/2। मतलब ये जो मान है उन्हें रखना है। अधिकांश सवालों के अंदर तो जिसका भी थीटा डिग्री दिया है उसके साथ साइन थीटा का मान दे देता है। उसके बाद हमें निकालना दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल का फिर से वही तरीका है, पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से लघु इसका छोटा सा घटा लो, पी से हिस्सा रहेगा, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा किसका रहेगा, दीर्घ वर्तखंड का। तो वर्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर में से घटाना है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। अब जैसे देखो आपने लघु वर्तखंड का निकाल दिया है, तो फिर पूरे सूत्र में मान रख करके हल करने की जरूरत नहीं, केवल वर्त का क्षेत्रफल निकालो और उसमें से लघु वर्तखंड का घटा लो, यानी लघु वर्तखंड का माइनस कर दो। तो इस प्रकार से आप इस 11वें अध्याय से संबंधित जितने भी सूत्र है उनका एक बार अध्ययन कर चुके हैं। धन्यवाद।